गुड आफ्टरनून क्लास, आपका एनसी कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है मैं कौन हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। 5-6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं मेरी, जिससे आप लोग परिचित हो गए होंगे। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे, संविधान की अगर बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ, जिसमें 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। और आज हम फिर उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। संविधान सभा एवं भारतीय संविधान का निर्माण, ये हमारी पहली टॉपिक होगी। और पहले टॉपिक का पहला भाग आज मैं पढ़ाऊँगा, पार्ट 1, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम होगा संविधान सभा। टॉपिक का क्या नाम होगा? संविधान सभा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एवं भारतीय संविधान का निर्माण। और क्या रहेगा साथ में? एवं भारतीय संविधान का निर्माण, ये हमारे टॉपिक का नाम है आज का, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर हुआ? तो इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा की। किसकी बात करेंगे हम? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा राष्ट्र जो था एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम या एक्ट बनाकर शासन किए, और उन्हीं अधिनियमों और एक्टों के माध्यम से ही भारतीय संविधान का विकास हुआ, जिसे बोलते हैं भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, ठीक है। इसी के तहत मांग की गई अंग्रेजों से कि भाई हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। क्लियर हुआ? अंग्रेजों ने हमारी इस संविधान सभा के मांगों को टालते गए, लेकिन लास्ट में हमने उनसे अपनी मांगे मनवा ली, जिसके तहत हमने एक संविधान सभा का गठन किया गया, और उसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसी संविधान के अनुसार हमारे देश की शासन प्रणालियों का संचालन किया जाता है। हम बात करेंगे केवल संविधान सभा की मांग को लेकर, यानी संविधान सभा की मांग जो थी, सर्वप्रथम बात की जाए तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा? तिलक के द्वारा की गई थी। बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लेकिन इस मांग का कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक अनौपचारिक मांग थी, और भारतीयों के द्वारा भी इनको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, यानी कहने का मतलब इस मांग से रिलेटिव कोई बल नहीं दिया गया, जिसके तहत यह केवल मांग बनकर ही रह गई। आगे बात करते हैं। फिर 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग पुनः ब्रिटिश गवर्नमेंट से की गई, और ये किया गया था M.N. राव के द्वारा मांग की गई। और यह मांग एक औपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी? औपचारिक मांग थी, यानी इनकी मांगों पर विचार किया गया, और साथ ही साथ भारतीयों का भी सहयोग था कि हमारी भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया जा सके।
ठीक, औपचारिक रूप से मांग कही गई है। फिर इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए 1935 में संविधान सभा की मांग पुनः पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1938 में 1938 में घोषणा की। क्या की? 1938 में घोषणा की कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा। वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी संविधान सभा का गठन क्या हुआ? वयस्क मताधिकार पर। ठीक, वयस्क मताधिकार की घोषणा की यानी संविधान सभा की जो मांग कर रहे हैं, यदि हमारी संविधान सभा को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार को अगर इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट व्यक्ति, एडल्ट पर्सन। उस समय एडल्ट पर्सन की जो उम्र हुआ करती थी वो 21 वर्ष मानी गई थी। कितनी? 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष का व्यक्ति वयस्क कहलाएगा और उसे मत देने का अधिकार होगा, यानी संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? लेकिन वर्तमान के समय में अगर बात करें तो इस वयस्क मताधिकार की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि 18 वर्ष का उम्र प्राप्त व्यक्ति अपने मतों का प्रयोग करते हुए सरकार की शासन सत्ता में भाग ले सकता है या सरकार का गठन कर सकता है। यानी वर्तमान में यह उम्र कितनी है? 18 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए एक संशोधन किया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया। संशोधन किया गया था कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। यानी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत संविधान में संशोधन करके जो उम्र पहले वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी उसे घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। यानी 18 वर्ष का उम्र प्राप्त व्यक्ति वयस्क मताधिकारी कहलाएगा और वह अपने मतों का प्रयोग कर सकता है। क्लियर हुआ? वयस्क मताधिकार। और इस वयस्क मताधिकार का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया था। एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया था। क्लियर हुआ बेटा? आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी मांगों को अस्वीकार करती रही और हमारी संविधान सभा की मांगों को स्वीकार नहीं की। तभी 1938 के बाद तभी विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है जो 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। यानी 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है हमारा। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेजों ने हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया। तभी 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा आप जानते हैं कि 1929 में प्रारंभ हुआ। इस 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को
सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। कोई बताएगा? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध युद्ध कब से कब तक चला था? कोई बताएगा? बताएं। ठीक, गुड, आपने सही आंसर दिया। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्लियर हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीयों ने अंग्रेजों को सहायता दी थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे ये वादा किया था कि यदि आप इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारी सहायता करते हैं तो हम इस युद्ध में विजयी होते हैं तो हम भारतवर्ष को यानी आपके देश को हम स्वतंत्र कर देंगे। 1917 की बात है। उन्होंने सैनिक सहायता मांगी और भारतीयों ने उनको सैनिक सहायता दी गांधी जी के नेतृत्व में। इसलिए गांधी जी को कहा जाता है भारतीय एजेंट बोला जाता है। गांधी जी के ही कहने पर ब्रिटिश आर्मी में सैनिक में बहुत सारे भारतीय हिंदू मुस्लिम भाई भाग लिए और भर्ती किए गए और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ विश्व के साथ युद्ध लड़े। युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने वादा खिलाफी की और हमें आज़ादी नहीं दी। क्लियर हुआ? फिर वही संकट उत्पन्न हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुनः हमसे सैनिक सहायता मांगी, सैनिक सहायता, लेकिन इस बार हमने सैनिक सहायता प्रदान नहीं की गई। क्यों? कि पहले विश्व युद्ध में का नतीजा हमें प्राप्त हो चुका था, वादा खिलाफी का, उन्होंने हमें आज़ाद नहीं किया। यहाँ पर भी हमने सपोर्ट नहीं किया। हम लोगों ने कहा, भारतीयों के द्वारा कहा गया कि हम आपका इस युद्ध में सहायता नहीं करेंगे। हमारी मांगों को, यानी हमारी मांगें क्या थी? संविधान सभा की, हमारी मांगों को आप स्वीकार करो। क्लियर हुआ? और हमें संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर भी इनको सैनिक सहायता नहीं दी जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध जो था लड़ा गया था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 2 भागों में या 2 गुटों में कहें बात करें तो डिवाइड हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र, कौन सा? मित्र राष्ट्र। दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा देश सम्मिलित था। जैसे ब्रिटेन तो पता ही है सभी लोगों को, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व विजेता कहलाया था। ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था और ऑस्ट्रेलिया था। ये मित्र राष्ट्र कहलाए। ये सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर इस ध्रुवीय राष्ट्रों से युद्ध किए थे और ये मित्र राष्ट्र जो थे ध्रुवीय राष्ट्रों से अधिक ताकतवर थे। मित्र राष्ट्रों में बात करें तो कौन था? जर्मनी। कौन था यहाँ? जर्मनी, जापान और इटली। ठीक, ये 3 राष्ट्र जो ध्रुवीय राष्ट्र थे और ये तीनों राष्ट्र कमज़ोर थे शक्ति पावर के मामले में। और ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया ये ताकतवर देश थे और इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया था और पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में। क्लियर हुआ? और हम लोगों ने मांग की कि हमारी संविधान सभा को मांगी और हमने सैनिक सहायता भारत के द्वारा देने से ब्रिटेन को इनकार कर दिया गया। तभी उन्होंने हमारी मांगों को माना और 1940 में एक प्रस्ताव भेजा भारत के लिए जिसे बोला गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भेजा संविधान सभा की मांग के, संविधान सभा की जो मांग कर रहे थे उसके गठन के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को
भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव में जितने भी मेंबर थे वो सभी अंग्रेज मेंबर थे, ठीक। इसलिए भारतीयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्लियर हुआ? अस्वीकार कर दिया। और 1940 में ही अस्वीकार करने के बाद 1940 में ही व्यक्तिगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा? व्यक्तिगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। और व्यक्तिगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, कौन थे? वो गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। और गांधी जी के नेतृत्व में, और गांधी जी ने ये कार्य व्यक्तिगत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम किस व्यक्ति को बोला? वो व्यक्ति थे सर्वप्रथम व्यक्तिगत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बोले थे विनोबा भावे। किसे? विनोबा भावे। इसलिए विनोबा भावे को हम प्रथम व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता मानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता कौन थे? विनोबा भावे थे। किसके कहने पे किए थे? गांधी जी के कहने पे। यानी गांधी जी ने व्यक्तिगत आंदोलन की सलाह दी और इनको कहा कि आप व्यक्तिगत आंदोलन अपने तरीके से करिए। तो ये बोला जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता कौन थे? तो ये थे हमारे कौन? विनोबा भावे जी। क्लियर हुआ? विनोबा भावे के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत आंदोलन की चलाने का दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं, वो सेकंड व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक। और तीसरा व्यक्ति पूछे कि तीसरा व्यक्ति व्यक्तिगत आंदोलन करता कौन था? तो थर्ड व्यक्ति का नाम है, वो है ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्लियर हुआ? यानी व्यक्तिगत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया, ये इसके कर्ता धर्ता थे। लेकिन ये आंदोलन का जो बारी बारी से कार्यभार दिया, पहले विनोबा भावे को जो प्रथम व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता कहलाए, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। ये तीन लोग थे। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है कि व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता कौन थे, तो इन तीनों लोगों का नाम देगा और ऑप्शन दे देगा सभी, तब भी सही है। या तो किसी एक का दे देगा। मान लो आप जानते हो विनोबा भावे को, पंडित नेहरू को जान ही नहीं रहे हो, ब्रह्मदत्त को जान ही नहीं रहे हो, उस कंडीशन में विनोबा भावे को हटा देगा, पंडित और ब्रह्मदत्त को दे देगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने तीन लोगों का नाम दे दिया कि इनमें से कोई भी आए, ये व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता कहलाते हैं। वैसे ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम व्यक्तिगत आंदोलनकर्ता कौन थे? विनोबा भावे था। विनोबा भावे, यही क्वेश्चंस बार बार पूछता है। कभी विनोबा भावे ना आवे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं ऑप्शन में मिले तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? 1940 में, और उधर हमने विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया ब्रिटेन का, ठीक है, तो अस्वीकार कर दिए हम लोग। फिर इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अस्वीकार होने के बाद पुनः ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक और आयोग भेजा, ठीक है, एक पुनः आयोग भेजा। उस आयोग का नाम ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करूँगा तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि बात कर रहे थे संविधान सभा की मांग को लेकर, 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा, लेकिन जिसको भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पुनः वो हमारी मांगों को रखते हुए उन्होंने 1942 में एक आयोग भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन आयोग। क्रिप्स
मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन आयोग भारत भेजा गया। ठीक, इस क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष था लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स को ही बनाया गया था, यानी इसी के नाम पर क्रिप्स मिशन आयोग रखा गया 1942 में। ठीक, लेकिन इस क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों के द्वारा क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर हुआ? अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? कि ये जो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स आयोग आया था, जो भारतीय संविधान सभा के गठन करने में असफल था। ठीक, इसलिए इसे अस्वीकार किया गया और इस क्रिप्स मिशन को कुछ लोगों ने कुछ संज्ञाएं देकर इसको नवाजा। जैसे बात करें कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या बोला? पोस्ट डेटेड सिंकिंग ऑफ बैंक बोला। यानी कहा कि ये एक ऐसा बैंक है जो डूब चुका है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। इस क्रिप्स आयोग को गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड सिंकिंग ऑफ बैंक, ये एक ऐसा बैंक है जो डूब चुका है, जिसका हमारे लिए कोई यूटिलाइज नहीं है, इसलिए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया। यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, क्या बोला था उन्होंने? पोस्ट डेटेड सिंकिंग ऑफ गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड ऑफ चेक बोला था कि यह एक ऐसा चेक है जिसकी डेट एक्सपायर हो गई है, जिसका भुगतान नहीं हो सकता है। वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि पोस्ट डेटेड सिंकिंग ऑफ बैंक, सिंकिंग ऑफ बोट बोला था। यानी यह एक ऐसा बैंक है जिसकी नैया क्या है? डूब चुकी है, यानी ये दिवालिया हो चुका है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। यह कहते हुए क्रिप्स मिशन आयोग को अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। क्लियर हुआ? तभी 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया गया, क्विक इंडियन मूवमेंट, जो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तभी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, क्या? करो या मरो का नारा, यानी डू एंड डाइट का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जिससे हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नाराज हो गए गांधी जी से। वो बोले, गांधी जी हम भारतीय क्यों मरेंगे भाई? ये बताइए, हम क्यों मरेंगे? मरे तो वो लोग। यहीं पर फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक नारा दिया, करो एंड मरो के स्थान पे क्या? मारो और मरो का नारा दिया। पहले मारेंगे फिर मरेंगे, वैसे नहीं मरने वाले हम हैं। क्लियर हुआ? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नारा है, लेकिन पूछता है गांधी जी का। इसको याद रखिएगा, कभी कभी ट्रिपिकल करना हो तो पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा दिया गया था, तो हम बता सकें मारो और मरो का नारा। क्लियर हुआ?
तभी इन सभी बातों के लिए संविधान सभा की मांगों को क्यों स्वीकार कर रहा है और बार बार भेज रहा है? क्योंकि उसे द्वितीय विश्व युद्ध में हमसे सहायता चाहिए, जिसके लिए हमने पहले ही नकार दिए थे भारतीयों ने कि हम कोई सहायता नहीं देंगे, आप हमारी मांगों को स्वीकार करें, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का नतीजा हमने देख लिया था। तभी यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध का जो मित्र राष्ट्र वीक पड़ रहे थे और ध्रुवीय राष्ट्र मजबूती के साथ उभर रहा था इस युद्ध में, और सारे युद्ध का जो हारने का कंडीशन सभी देशों ने मिलकर ब्रिटेन पर लगाया कि युद्ध यदि हम हारते हैं तो ब्रिटेन के ही कारण हारेंगे। अमेरिका, फ्रांस, रूस ने बोला कि ब्रिटेन के ही कारण हारेंगे। क्यों? कि कहीं न कहीं ब्रिटेन जो है औपनिवेशिक राष्ट्रों पर अच्छे से शासन नहीं किया, यानी जो इसके गुलाम राष्ट्र थे वहाँ पर इसकी नीतियाँ अच्छी नहीं है, तभी देश हमारे सपोर्ट में नहीं है, हमारी सहायता नहीं कर रहा, यतः हारेंगे तो ब्रिटेन की ही देन होगी इस युद्ध में। तो उस समय जापान देश जो था विश्व विजेता के रूप में उभर रहा था, सभी देशों को विजित करते हुए, पराजित करते हुए जापान देश विश्व विजेता के रूप में उभर रहा था। लेकिन तभी घटना घट गई, अमेरिका ने क्या बना लिया? परमाणु बम बना लिया। परमाणु बम का आविष्कार कर दिया, और परमाणु बम के जो आविष्कार किए थे उनका नाम था ओट्टाहन। ओट्टाहन ने, अमेरिका के साइंटिस्ट, एक असिस्टेंट साइंटिस्ट थे, उसने परमाणु बम बना दिया। और अमेरिका ने परमाणु बम कितने बनाए? 2 परमाणु बम बनाए, और दोनों परमाणु बम किसके ऊपर गिरा दिया? जापान के ऊपर। और जापान जो विश्व विजय के रूप में उभर रहा था, अब बेचारा आत्मसमर्पण कर देता है अमेरिका को। इसको जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, जापान के 2 शहरों पर। कौन कौन से? दोनों परमाणु बम एक एक करके 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस पर गिराया? हिरोशिमा, जापान का ही एक शहर है। और 9 अगस्त 1945 को, ठीक 3 दिन बाद, दूसरा परमाणु बम गिरा देता है नागासाकी पर। इस तरह से जापान जो है पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है, और जापान क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया युद्ध में, आत्मसमर्पण कर देता है। किसको? अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाता है। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र हारते हारते जीत गए, और अमेरिका जो है विश्व विजय के रूप में, विश्व विजेता देश के रूप में उभर कर सामने आया। और यहीं से अमेरिका की तकदीर बदल जाती है, और अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में पहचाना जाने लगता है। इससे पहले ब्रिटेन था, अमेरिका भी पहले ब्रिटेन का ही गुलाम हुआ करता था, यानी ब्रिटेन पर अमेरिका का ही आधिपत्य हुआ करता था। लेकिन अब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व विजय के रूप में विजयी होकर घोषित हुआ, जिससे अमेरिका बदल जाता है। और अब अमेरिका जो है विश्व शक्तियों का द्योतक बना हुआ फिरता है कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है, और सभी देशों पर उसकी बातों का कहें तो असर पड़ता है। और युद्ध की समाप्ति इसी तरह से हो जाती है। युद्ध की समाप्ति जो है ये 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और 15 अगस्त को आपको याद भी होगा कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज की क्लास आपको समझ में आई? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, और इसका सेकेंड पार्ट में कल आप लोग के समक्ष लाऊंगा, है ना। यहीं पर अपनी क्लास को मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू क्लास।